बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने की साजिश हो या सिंध जैसी खूबसूरत धरती को तोड़ने की बात हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने जैसा अमल हो, उसके साथ साथ अगर बापू का कत्ल हो या इंदिरा गांधी के कत्ल की बात हो, तो हर जगह हिंदुस्तान ही हमें मुलविस नजर आता है, लेकिन दहशतगर्द वो पाकिस्तान को बुलाता है। हाल ही में हिंदुस्तान के एक बेहतरीन दोस्त, सो कॉल्ड बेहतरीन दोस्त, जिस पर वो दोस्ती का इजहार करके फख्र महसूस किया करता था, उस मुल्क ने यानी अमेरिका ने ये इंकशाफात किए हैं कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी में सरे फहरिस्त है और दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने में उसका एक अहम किरदार है। अगर 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, तुर्की की बात करें, तुर्की पर 2017 में नए साल के मौके पर जो हमला हुआ, जो धमाके हुए, उसमें भी भारत का है हाथ था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिलकर भी उसकी कार्रवाइयों के बाकायदा सबूत मिले हैं। शाम में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना, मुसलमानों के खिलाफ जो है लड़ाई करना, उसमें भी भारत सरे फहरिस्त नजर आता है। अब भारत इंतहाई खतरनाक साबित हो गया है और इंतहाई बुज़दिलाना हरकत, और ये उसकी बुज़दिलाना हरकत की वजह से है, क्योंकि पहले सिर्फ इस खित्ते को ही भारत से मसला था। नेपाल के साथ ताल्लुकात हो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हो, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हो, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात हो या चाइना के साथ ताल्लुकात हो, वो सब के साथ अपने ताल्लुकात अपने ही रवैये की वजह से खत्म कर चुका है, बिगाड़ चुका है। लेकिन अब बात सिर्फ इस खित्ते तक नहीं रही। अब भारत पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को लेकर वो जरासीम जो उसके जहन में शुरू ही से पल रहे हैं, उनको जो है वो मजीद बढ़ावा दे रहा है और अब वो उसका घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शुजा सवाती साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी कड़ी नजर रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में महारत उनको हासिल है। तो डॉक्टर शुजा साहब, आप ये बताइएगा कि दाइश के साथ इंडिया का मुंसलिक होना आपकी नजर में कैसा है? ये कोई नई बात है या ये एक्सपेक्टेशंस आपको पहले ही से थी? देखिए हारिस साहब, भारत जो है उसकी अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्टोरिकली भारत के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पलती रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म में मुलव्वस हों, चाहे वो नेशनली जो है भारत के अपने सोशल फैब्रिक को वीक कर रही हों। इस तरह की ताकतें भारत के अंदर बारहा मुलव्वस रही हैं। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ये बयान कर दिया कि जिस मुल्क की इब्तिदा जो है वो दहशतगर्दी से हो, जिस मुल्क को बनाने वाला लीडर जो है महात्मा गांधी, उसको 30 जनवरी 1948 को इस जुर्म में कत्ल कर दिया जाए कि जो पाकिस्तान के हिस्से के फंड्स भारत ने रोके थे, जो 4 बिलियन रुपीस थे, जिनमें से 1 बिलियन रुपीस पाकिस्तान को मिलने थे और 25 बिलियन रुपीस जो हैं वो 25 करोड़ रुपीस जो है वो पाकिस्तान को दिए गए, 75 करोड़ रुपीस रोके गए। उस पे गांधी जी ने जो क्रिटिसिज्म किया उसके ऊपर उनको गोली मार दी गई। तो एक मुल्क की इब्तिदा जो है वो वायलेंस से हुई। तो अब अगर आप दाइश की बात करते हैं तो दाइश के जो दहशतगर्द है वो भारत में क्यों नहीं पनप सकते? भारत में बजरंग दल के दहशतगर्द पनप सकते हैं, भारत में जो है वो आरएसएस के दहशतगर्द पनप सकते हैं, भारत में तमिल टाइगर्स जो है वो पनप सकते हैं, भारत में नक्सलाइट्स पनप सकते हैं, भारत में माओनवाज बागी पनप सकते हैं। तो भारत के अंदर दाइश के दहशतगर्द क्यों नहीं पनप सकते? और भारत जो है, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि भारत खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी कायम करने के लिए इस पूरे खित्ते के अमन को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और भारत जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और पाकिस्तान जितनी प्रोफेशनली और जितना एफिशिएंटली भारत के उस रोल को रूल आउट कर रहा है अफगानिस्तान से, भारत उस चीज को काउंटर करने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। आप देख लें कि जो पेशावर में एपीएस का अटैक होता है वो टोटली इंडियन स्पॉन्सर्ड अटैक था, और वो कैसे वो कली खुली कि जब आपके कुलभूषण यादव साहब पकड़े गए और उन्होंने ये एक बयाली बयान दिया कि मैं भारत का एक नेवल कमांडर हूं और मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा था, और वो अपना पासपोर्ट लेके, एक एक्चुअल इंडियन पासपोर्ट लेके पाकिस्तान में घूम फिर रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है, और अब इस चीज की कली खुल चुकी है कि भारत अब इंटरनेशनल टेररिज्म कर रहा है, चाहे टर्की हो, मिडिल ईस्ट हो,
या साउथ एशिया हो। भारत अच्छा, एक बात शुजा, मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। नथुराम गोडसे जो है, जो कि कातिल थे जी जी महात्मा गांधी के, तो उनको जो है एक कातिल के तौर पे लेना चाहिए, और उनके जो फादर ऑफ नेशन है, उनके कातिल हैं, तो उनको इतना मतलब देखा गया है कि बढ़ाव चढ़ाव दिया जाता है, उनको उनसे ज्यादा, महात्मा गांधी से ज्यादा रिस्पेक्ट उनके कातिल को दी जाती है। ये क्या चीज है? और इस पर अगर ऐसा आरएसएस करती है तो उनके जो अवाम है उसके खिलाफ क्यों नहीं उठते हैं और क्यों बात नहीं करते हैं? देखिए हारिस, कोई भी जब तहरीक चलती है तो स्टार्ट में उसको चलाना मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप प्रोपेगेंडा के थ्रू किसी भी तहरीक को कामयाब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप नाटसी पार्टी को देख लें, जो एंटोन ड्रैक्सलर ने बनाई थी जर्मनी में, और हिटलर जो था, ही वाज जस्ट अ कॉर्पोरल इन द जर्मन आर्मी, जिसको भेजा गया था कि आप इस पार्टी के ऊपर नजर रखें, क्योंकि हमें लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जर्मनी में पनप रही है और जो वीमार गवर्नमेंट है वो उसको तबाह कर देगी। तो हिटलर वहां पे गया एज अ कॉर्पोरल उसकी इंटेलिजेंस लेने, लेकिन उस पार्टी के अंदर जिस किस्म की बहस जारी थी, जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिस तरह की बातें हो रही थी, तो हिटलर खुद जो है वो उसका शिकार बन गया और हिटलर ने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर अपनी ऑडिटरी स्किल से वो ऊपर आ गया। लेकिन आप उसमें देखें कि जो बवेरियन क्राइसिस हुए, हिटलर ने एक मरतबा गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की, उसको उठा के अंदर जेल में फेंक दिया गया। उसके बाद उसने मैन कैंप्स के नाम पे बुक लिखी और उसने फिर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया, और वो एक नाटसी पार्टी जो वहां पे यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला रही थी, या वहां पे वो जो है वीवार गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैला रही थी, वही नाटसी पार्टी जो है वो फिर ऊपर उभर के सामने आई। और हिटलर ने बाद में एक बड़े फेमस उनके एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, जोसेफ गॉबल्स, उनको लॉन्च किया और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। और जोसेफ गॉबल्स साहब का एक मशहूर कॉल था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि दुनिया कहे यही सच है। यही आरएसएस है। इन्होंने, नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को जो है वो गोली मार दी, लेकिन आज आरएसएस जो है वो उसकी पूजा करती है, क्योंकि ओवर दी 70 इयर्स उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया और इतना अपने जो है वो हिंदुत्व को बढ़ा चढ़ा के बयान किया कि आज हिंदुस्तान का जो एक पढ़ा लिखा तबका भी है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए और इज्जत बचाने के लिए इस बात पे मजबूर हो चुका है कि वो आरएसएस की हमायत करे। अच्छा, क्या वजह है? अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो काफी टेक्नोलॉजी वाइज भी आगे है, उसके अलावा जो है वो काफी एक्टिव, उनकी फोर्सेस भी इस तरह की से जो है हर मूवमेंट पे नजर रखती हैं। स्पेशली हमारा जिस खित्ता, पर्टिकुलर खित्ता है, इस हवाले से वो बहुत सीरियस है। तो आप क्या समझते हैं, अमेरिका ने ये बात लीक की है, उनके अखबार के थ्रू दुनिया को पता चला है कि इंडिया की क्या जो एक्टिविटीज पिछले कुछ सालों से रही हैं और अभी उसकी क्या एक्टिविटीज है, तो क्या अमेरिका ले बेखबर था या वो खामोश बैठा हुआ था? और अगर खामोश था तो उसकी थी? देखिए, बेखबर होना तो इट्स क्वाइट नियर टू इम्पॉसिबल कि अमेरिका इस चीज से बेखबर हो। उनकी इतनी स्ट्रांग इंटेलिजेंस है, कंट्री के अंदर उनके एजेंट्स मौजूद हैं, चाहे गवर्नमेंट्स हो चाहे और ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो उन वो पल पल की और लम्हे लम्हे की होती है। लेकिन जैसे आपने ये कुछ आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जी, सॉरी, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिनकी बेस पे आप अपने जो कुछ मांग को पोशीदा ही रखते हैं। अमेरिका इस वक्त खित्ते के अंदर जो है वो अपनी कायम करने के लिए भारत को एक प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहा है, और इस वक्त चाइना जो है वो खित्ते में भारत को काउंटर कर रहे हैं, जैसे कि ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में ऐड किया जा रहा है। तो भारत चाहता है कि उसकी ये बात छुपी रहे और अमेरिका उसको छुपा रहा है। अमेरिका में जो प्रेस है वो बड़ा फ्री है। तो आप अगर हिस्ट्री में देखें तो बे ऑफ पिग्स की एक इन्वेजन हुई थी, जब अमेरिका ने क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए एक इन्वेजन की थी, लेकिन वहां पे प्रेस को इतना फ्रीडम हासिल है कि बे ऑफ पिग्स की इन्वेजन से कुछ अरसा पहले ही वहां के प्रेस ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो खबर लीक कर दी और अमेरिका का कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की इंटरनेशनली जो है टेररिज्म को फरोग देने की क्या वजह? एक हम बात करते हैं कि भाई अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है खिलाफ, ईरान की सरजमीन खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, यहाँ पर संधि फैलाने की कोशिश करता है, उसमें कश्मीर का इशू जो है सरे फहरिस्त आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आखिर क्या वजह है कि इंटरनेशनली जो है वो दहशतगर्दी को फैलाने को?
अच्छा, इस वक्त हमें शुजा साहब डॉक्टर हुमा बकई साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। डॉक्टर हुमा साहिबा, भारत के दाइश के साथ जो ताल्लुकात है, आपकी नजर में ये आपकी नजर में हैरान कुन है, या ये नोन थे कि यार ये चीज कभी ना कभी जरूर सामने आएगी और भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट पहले ही एक्सपेक्टेड थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल भी हैरान कुन है, और बिलखुसूस ये बात तो कतन भी हैरान कुन नहीं है कि उनका जो एक्टिव विंग है वो अफगानिस्तान में सरगर्म है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आईएस की एक हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री है सेक्टेरियन वायलेंस को उभारने की जी। और इस वक्त जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये भी दो चीजें उसमें सामने आई हैं। उसमें सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं, उसमें ये भी है कि इंडिया जो सीरिया में इस वक्त जंग है उसकी भी पुष्टनाई कर रहा है। बिल्कुल, सीरिया में भी वो दाइश के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और देखिए, हो सकता है कि अमेरिका की इस वक्त कन्वर्जेंस हो न्यू दिल्ली के साथ, जो आप अभी बात कर रहे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसर्च का इंडिपेंडेंट कल्चर है और वो इंडिपेंडेंट कल्चर रिसर्च का आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात उसने की कि न सिर्फ ये कि इंडिया बल्कि सेंट्रल एशिया जो है वो नई शक्ल है दाइश की। और इस हवाले से पहले भी बहुत बात हुई है कि दाइश ने अफगानिस्तान में खुरासान प्रोविंस में अपने आप को रिलोकेट किया था, और जो जलालाबाद के प्रिजन पे अटैक हुआ था, जो गुरसिख गुरुद्वारे पे अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, जिसका मलबा इंडिया हम पे डालना चाहता था, दरअसल वो इंडियन दाइश सपोर्टेड अटैक थे। और अभी ये बात बहुत खुल के सामने आ गई है। और देखिए, जो अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजिक स्पेस है जो इंडिया ने हासिल कर ली, वो तवातुर के साथ उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट जो वो एड देता है अफगानिस्तान को, उसमें से भी जो 30% एड है वो डाइवर्ट होती है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को कल्टिवेट करने के लिए। उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी स्ट्रांग थी कि हम उसको काउंटर नहीं कर पाते थे। हम कहते तो थे, हम तो कब से ये बात कर रहे हैं, आपको अगर याद हो जो मनमोहन सिंह थे उनसे बात की गई थी इस हवाले से, बलूचिस्तान में इंडिया की पेनिट्रेशन और टेररिज्म के हवाले से। लेकिन अब जो दीगर इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ज्यादा अहम बात ये है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या ये जो एक्सट्रीमिस्ट एजेंसीज या ये जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग टेंडेंसीज हैं इंडिया की, ये अफगान पीस प्रोसेस को डिरेल कर देंगी, क्योंकि ये स्पॉयलर्स के तौर पे वहाँ काम कर रहे हैं। राइट। जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि भारत की पाकिस्तान में जो बदमनी के लिए इन्वॉल्वमेंट रही है, वो तो उसके काफी सबूत मिल चुके हैं कुलभूषण यादव की शक्ल में, और इसके अलावा काफी एग्जांपल्स हैं। ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करता है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, कराची को जो है तोड़ने की बात करता है। ये चीजें तो अब कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं कि इंटरनेशनली जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी बराह रास्त भारत इन्वॉल्व है, तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे उसका, हमारे साथ तो उसकी चले पुरानी दुश्मनी है, अब इंटरनेशनली उसका क्या ऐसी बात है और ऐसा क्या भारत को फायदा है कि इंटरनेशनली टेररिज्म कराने में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है? देखिए, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि भारत जो है वो अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे देखता है, और आईएसआईएस को, वो सिर्फ आईएसआईएस को नहीं, वो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कल्टिवेट करता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर के लिए, अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसने 16 साल टीटीपी की फंडिंग की है, तालिबान की कुछ फैक्शंस की फंडिंग की है, फिर उन फैक्शंस की फंडिंग की है जो पाकिस्तान में समझिए बदअमनी फैलाते हैं। इसी तरह जो चेंजिंग मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है, उसमें भी भारत का एक बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वो तुर्की से ताल्लुकात हो, चाहे वो ईरान से दूरी हो, चाहे वो इजराइल से कन्वर्जेंस हो, वहां पर भारत का एक किरदार है और वो खुलकर सामने आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हर इंटरनेशनल मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती है। वो हम अगर एशिया की इन पर्टिकुलर बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो क्या अभी इतना अरसा जब भारत इस तरह की एक्टिविटीज करवा रहा था, पूरी दुनिया में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी,
तो अमेरिका के खामोश होने की क्या वजह थी और अब अमेरिका जो है वो क्यों इस चीज को सामने लेकर आया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसको सामने लेकर आया। ये अमेरिका का रिसर्च कल्चर है, वहाँ Right. पे इंडिपेंडेंट रिसर्च का कल्चर है। तो एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है जिसने एक रिसर्च आर्टिकल छपा है, जिसने जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको डॉक्यूमेंट करके लिख दिया है। अमेरिका क्या इससे अमेरिका का रवैया इंडिया की तरफ बदलेगा, ये अहम सवाल यस है। और ये तो सिर्फ आप दाइश की बात कर रहे हैं ना, जो इंडिया का किरदार है कश्मीर वैली में, क्या अमेरिका उससे अनअवेयर है? या जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, या जो माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट है, या जो सेक्युलरिज्म की तबाही उन्होंने इंडिया में मचाई है, क्या इन तमाम चीजों से यूनाइटेड स्टेट्स अवेयर नहीं है? कम्प्लीटली अवेयर है। ऑफ कोर्स। लेकिन बात यह है कि एक कन्वर्जेंस है और एक इंटरेस्ट की। वो मैं आप अरुंधति राय का एक लेक्चर सुनिए, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहती है कि ऐसी एजेंसीज से और ऐसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से उससे बात हुई जिसमें उनसे ये कहा गया कि आप इंडिया की ह्यूमन राइट्स की बुराई ना करें, फिर चाइना की करें, ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना रुके, चाइना में रुके। यानी अगर वही चीज चाइना में हो रही है तो उसको उजागर किया जाए, और अगर इंडिया में हो रही है तो उसके बारे में बात ना की जाए। राइट। तो ये हिपोक्रेसी और ये डबल स्टैंडर्ड्स तो वेस्टर्न कम्युनिटी के बिल्कुल हैं। ठीक। अच्छा, इस मतलब इस खबर को आप क्या समझती हैं कि भारत उसको डिफेंड करने में कामयाब होगा किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या अपनी सफाइयां किसी सूरत पेश करेगा या कर सकेगा? देखिए, भारत जो है वो फायदा उठा रहा है इस वक्त उस इंगेजमेंट से जो वेस्टर्न कैपिटल्स उसके साथ चाहते हैं, बिलखुसूस अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए इस खित्ते में। और भारत इसका फायदा उसने उठाया है कश्मीर में, और इसका फायदा वो उठा रहा है दीगर जगहों पे भी। राइट। लेकिन जो आज का चाइना है वो बहुत मुख्तलिफ चाइना है। वो क्वाइट डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करता, वो हिट बैक करता है, और वो तवातुर के साथ उसने इंडिया को भी लद्दाख में हिट बैक किया है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हिट बैक कर रहा है। क्योंकि इस वक्त एक आप समझिए एक तसल है। वो कोविड-19 के बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि ग्लोबल लीडरशिप का जो सेहरा है वो किसके सर बनने वाला है? क्या अमेरिका के सर से वो सेहरा उतरने वाला है, और क्या वो सेहरा चाइना के सर पे बनने वाला है? बंदे या ना बंदे, चाइना जो है एज एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर के तौर पे जरूर सामने आ रहा है। तो ये जो टसल है ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त, अगर हम कहें कि नई कोल्ड वॉर हो रही है, तो पाकिस्तान आपको शायद चाइना के साथ खड़ा नजर आता है, और इंडिया आपको अमेरिका के साथ खड़ा नजर आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शुजा, हम लोगों ने डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह की बात की कि ग्लोबली एक जो सेहरा है वो शायद उतरता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका के सर से, तो और वो चाइना जो है उसको ओन करने जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। उससे पहले जो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती, और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है।
घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम, मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है, साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर होमा बकई साहिबा ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात के इंटरनेशनल जो लीडरशिप है उसका सहरा बचाने के लिए अमेरिका जो है वो इंडिया की इस तरह की हरकतों से, जो कि पूरे खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो खतरनाक है, उस पर खामोश है। तो आखिर उसकी वजह क्या है? शुजा साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जनाब हारिस हुमा बकाई साहिबा ने बहुत ही ये ज़बरदस्त एक बात की है कि देखें, ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक जो टसल है वो बड़े अरसे से जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले अमेरिका और रशिया जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कोल्ड वॉर में दाखिल हुए और ग्लोबल लीडरशिप का एक जो है वो टसल चलता रहा, और वो बिल आखिर अमेरिका के हक में आया फैसला जब अफगान वॉर में जो है सोवियत अफगान वॉर में सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, और उसके बाद जो है अमेरिका एक सोल सुपर पावर के तौर पे सामने आया। उसके बाद एक बड़े अरसे तक देयर वाज अ अटर साइलेंस ओवर द ग्लोबल एरेना।
कि अमेरिका को कन्फ्रंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो साइलेंस अब चाइना ने तोड़ा है और मिलिटरीली नहीं तोड़ा। रशिया ने मिलिटरीली अमेरिका को टैकल किया था, लेकिन ये बात याद रहे कि अमेरिका की मिलिट्री इज नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अमेरिका के पास 70+ सबमरीन्स हैं, अमेरिका के पास से 7-8 हज़ार और कुछ अंदाजों के मुताबिक तो 15,000 के करीब जहाज हैं, हजारों टैंक्स हैं। तो दुनिया की जो दूसरी बड़ी फोर्स है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, वो यूके के पास और वो जस्ट 2 हैं, और अमेरिका के पास 11 है। तो अमेरिका तो कोई कंपैरिजन में आता नहीं। तो चाइना ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। चाइना ने अमेरिका को इकोनॉमिकली जो है वो मात देने की कोशिश की है, और ये याद रहे कि अमेरिका इस वक्त इंडेटेड है। अमेरिका की इंटरनेशनल डेट सीलिंग हैज क्रॉस्ड 19,000 बिलियन डॉलर्स। हमारे कर्जे जो है वो 100 बिलियन डॉलर्स क्रॉस किए हैं और हम इतना शोर मचा रहे हैं। अमेरिका के कर्जे 19,000 अरब डॉलर क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें से 3.5-4 हज़ार अरब डॉलर अमेरिका ने सिर्फ चाइना के वापस करनी है। तो ये जो एक टसल है, इसमें अमेरिका को एक सेफ पैसेज चाहिए, एक वे आउट चाहिए कि वो किसी तरह, और जैसा कि बकाई साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जो कोविड ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक एरेना जो है और जो एक इंटरनेशनल मेल्टडाउन लाया है, उसके बाद जो है हुमा बकाई साहिबा ने जो बात की कि अमेरिका अब चाहता है कि आफ्टर कोविड-19 दिस इकोनॉमिक क्रैश एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन, अमेरिका किसी तरह फाते के तौर पे उभरे। उसमें चाइना एक बहुत बड़ा जो है अमेरिका का कॉम्पिटिटर है, और इंडिया लीवरेज दे सकता है अमेरिका को कि वो अगर खित्ते में चाइना को कंट्रोल करे, न सिर्फ इकोनॉमिकली, बल्कि आप देखें कि अमेरिका डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट की बजाय इंडिया को इंस्टिगेट कर रहा है कि लद्दाख में इंडिया कभी भी सिंगल हैंडेडली चाइना के साथ स्टैंड ऑफ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन अमेरिका की बैकिंग थी, तो इंडिया वहां पे पहुंच गया और वो चाइना को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे बकाई साहिबा ने कहा कि ये चाइना वो वाला चाइना नहीं है जो चुप कर जाएगा, ये हिट बैक करता है और बड़ा शिद्दत से हिट बैक करता है, और उसने हिट बैक किया है। तो इसमें कोई शक नहीं है जो बकाई साहिबा ने कहा कि इंटरनेशनल अपनी जो स्टैंडिंग है उसको जो है वो कवर करने के लिए और उसको अचीव करने के लिए अमेरिका जो है वो सब के सब जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, टेररिज्म के खिलाफ उसकी जंग है, उन सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इंडिया की सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अमेरिका को बूस्ट करे। अच्छा शोजा साहब, अमेरिका में हम जानते हैं कि खुद मुख्तार जो है वो इदारे हैं। अभी एक खुद मुख्तार रिसर्च इदारे ने जो है ये खबर जो है आउट की है, तो आप क्या समझते हैं इस खबर के आउट होने से अमेरिका और इंडिया के जो आपस में ताल्लुकात हैं उस पर कोई असर होगा, नेगेटिव असर? देखिए ये बात इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात की थी कि देयर वाज अ फेमस इवेंट जब अमेरिका बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कर रहा था, और वो क्यूबा के अंदर एक उनकी पॉलिसी थी, एक इन्वेजन थी कि दे इन्वेड क्यूबा, और वो किसी न किसी तरीके से क्यूबा की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल करने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट किसी तरीके से गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग या तो न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लग गई और उन्होंने ये खबर छाप दी। ये खबर छपने के बाद वो जो एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन था, एक जो कोवर्ट ऑपरेशन था, वो एक्सपोज हो गया और अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी कॉम्प्रोमाइज होगी, और वो बे ऑफ पिग्स का जो इन्वेजन था वो नाकाम हुआ, और उसमें कई सौ जो अमेरिकन इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो मारे गए। लेकिन किसी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स पे या वॉशिंगटन पोस्ट पे मुकदमा नहीं किया कि आपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, क्योंकि वहां पे वहां पे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जहां तक अमेरिका की बात है कि अमेरिका इस आने वाली खबर को, यही अब उनके फॉरेन पॉलिसी जर्नल ने भी, ये जर्नल जो है उसने भी यही बात छापी है। तो अब इसमें किस हद तक अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेगा या अपना रिएक्शन शो करेगा, इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये आफ्टर गुजरात राइट्स जो इन्होंने अहमदाबाद और सूरत में हजारों मुसलमान शहीद हुए और इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और ये बीजेपी के टिकट से थे बैक इन 2002। तो उन राइट्स के बाद अमेरिका ने इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। ही वाज नॉट अलाउड टू लैंड ऑन अमेरिकन सॉइल राइट बिफोर हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। He was not allowed to land on American soil. लेकिन जूं ही नरेंद्र मोदी ने
भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हलफ उठाया तो अमेरिका ने उनको इनविटेशन भेज दिया। तो जो आपके स्टेट के लेवल के तल्लुकात होते हैं उसमें समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह की चीजों को अमेरिका या रशिया जैसी स्टेट्स जो हैं ये ओवररन कर जाती हैं, ये इनको कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। और मेरे ख्याल में तो अमेरिका भी बड़ी हद तक इस चीज को मे भी कॉम्प्रोमाइज कर जाए, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास ये एक ऑप्शन है कि वो भी अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को चलाएं और वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया की इस इन्वॉल्वमेंट को जो है वो एक्सपोज करें। और मैं एक बात ऐड करूंगा हारिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और पाकिस्तान में रीसेंट एक जो वाकया हुआ है उससे रिलेटेड ये बात है कि आप इंडिया की जो हुमा बकाई साहिबा ने बात की कि इंडिया के अंदर इनके चंद एक थिंक टैंक्स हैं जो इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में खुलेआम बातें करते हैं, चाहे वो अजीत दोवल हो या चाहे इनका वो मेजर गौरव आर्या है, उसने तो बाकायदा प्रोग्राम्स किए। अभी कुछ अरसा पहले मैं उसके प्रोग्राम सुन रहा था, वो बंदा विद इम्प्यूनिटी ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेक्टेरियन वायलेंस कराएंगे, हम बरेलवियों को पैसे देंगे, हम अहले तशी को पैसे देंगे, हम अहले सुन्नत को पैसे देंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे, एंड दैट्स आवर डिजाइन टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनका ये डिजाइन जो है वो इसकी इनिशिएशन उन्होंने कर दी है। जो हमारे मौलाना आदिल साहब 2 दिन पहले शहीद हुए कराची में, उनको इसी डिजाइन के तहत शहीद किया गया है। और ये डिजाइन, अगर ये मिलिशियस डिजाइन चल गया और यहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हो गया तो ये हमारे लिए खतरनाक चीज है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा हौसला अफजा बयान था और ताहिर अशरफी साहब का बड़ा हौसला अफजा बयान था, और हम एज अ कौम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और हम कभी भी तफरके में नहीं पड़ेंगे और हम कभी भी मुल्क के अंदर अफरात व तफरीद की ये जो जंग है ये मुसलत नहीं होने देंगे। ये भारत का एक नया डिजाइन है जो उसने हमारे ऊपर कई साल। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, उसके बाद जो है हम क्लोजिंग की तरफ आएंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अब देखें, ये जो अभी रिसर्च रिपोर्ट जो है सामने आई है उसमें यह भी बताया गया है कि एक हिंदुस्तानी के जो है रवाबित सामने आए हैं शेख खालिद शेख के साथ, जो कि 9/11 के वाकये में बहरास्त इन्वॉल्व थे। तो अगर अमेरिकन की हम बात करें तो वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो तो यकीनन इसी बात को देखेगी कि जो मेरे सर पे जो ताज है वो बचा रहे, उसके लिए वो डिप्लोमेटिक तरीके से वो चलेंगे। लेकिन उनकी जो नेशन है, अभी अगर हम देखें ट्रंप के आने के बाद ब्लैक और व्हाइट पीपल का इशू उसने बहुत ज्यादा उजागर किया, लेकिन व्हाइट पीपल जो है ट्रंप ही को जो है कसूरवार इसका ठहराते हैं और हमेशा अपने जो के साथ बाकी लोग हैं ब्लैक पीपल उनके साथ खड़े रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ऐसा वाकया 9/11 का जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई, हमारे खित्ते का अमन उससे तबाह हो गया और वहां के जो लोग हैं अमेरिकन हैं वो बहुत दिली तौर पर अफसरदा भी हो और हमें अपना दुश्मन तस्लीम करने लगे, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इस पूरे खित्ते को। तो क्या वो लोग ये जानकर कि हमारा दोस्त, जिसको अमेरिका दोस्त कहता है इंडिया, वो भी इस मामलात में इन्वॉल्व्ड लोगों के साथ खुशगप्पियां लगा रहा है या उनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व है, तो क्या वो अपनी गवर्नमेंट को ये इजाजत देंगे कि वो इंडिया के साथ अपने जो बेहतर ताल्लुकात है उनको लेकर चले? हारिस साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इस पे मैं आपको जरा थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगा कि देखें भारत जो है, भारत प्रोपेगेंडा के थ्रू ये सारी गेम चला रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। हम जब तक अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को एक्टिव नहीं करते हम इस चीज को काउंटर नहीं कर सकते, हमें अपनी प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिव करनी होगी। अब मैं आपको अमेरिकन अवाम की मिसाल दूं, व्हाइट और ब्लैक का तो चले वो एक अलहदा इशू है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ट्रंप ने जैसे व्हाइट सुप्रीमिज्म को वहां पे बूस्ट किया और इंस्टॉल किया है, लेकिन आप इस चीज को देखें कि जो 9/11 का वाकया हुआ, चले भारत की तो इन्वॉल्वमेंट अब सामने आ गई पूरी दुनिया के, इससे पहले जो वहां पे 9/11 में हाईजैकर्स इन्वॉल्व थे, दे वर बेसिकली फ्रॉम 3-4 countries. They were from Lebanon, they were from Egypt, they were from Saudi Arabia, right? And आप देख लें कि अमेरिका ने अगर तल्लुकात खत्म किए या ट्रंप की गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी की बुनियाद पर या 9/11 को बहाना बना के जिन मुल्कों के ऊपर पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फलाना, यानी कि आपके जो हाईजैकर्स हैं, जो जिनकी नेशनैलिटीज डिक्लेयर्ड हैं, क्या आज तक सऊदी अरेबिया के लोगों पे दाखिले पे पाबंदी लगी? क्या उनको ह्यूमिलिएट किया गया? क्या इजिप्ट पे लगी? क्या लेबनान पे लगी? तो ये सर, ये बातें सिर्फ लफ्जी बातें हैं। तो हमें अगर इस चीज को किसी तरह अपने क्रेडिट में लाना है तो हमें अपनी काउंटर नैरेटिव बनाना होगा और हमें अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी बनानी होगी। ठीक है शुजा सवादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
मेहरबानी। नाजरीन, हाल ही में मौलाना आदिल साहब का जो है वो उनको शहीद किया गया कराची में, और इंतहाई अफसोस का ये मुकाम है। और जिस तरह शुजा साहब ने बताया कि इंडियन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका जो एक मौकफ है, और एक वो वाज़े मौकफ वो पेश करते हैं, टीवी पर आके बैठते हैं, उनके मेजर गौरव जो है वो भी यही बात बड़े क्लियर कट कहते हैं कि हमने जो ये वहाबियों को पैसे देने हैं और हमने जो है सुन्नियों को अलहदा से पैसे नहीं देने हैं, शियाओं को अलहदा से पैसे देने हैं, ऐसे हम लोगों ने सोशल मीडिया नेटवर्क्स उनके जो है यूएई में बिठा देने हैं और उनको मंथली इनकम्स देनी है। मतलब एक बकवास किस्म की जो है उसने बातें करनी है, और उस पर वो अमल दरामद भी कर रहे हैं। इस तरह के अगर हम देखें, मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुख्तलिफ वाकयात पेश आए, देखने में आए, मुख्तलिफ जो है बयानात जारी हुए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ कम्युनिटीज की तरफ से। लेकिन हमें यह बात समझने बहुत जरूरी है कि वो जो है वो सारे प्री प्लान्ड थे। कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई देवबंदी ये नहीं चाहता कि दूसरे मसलक वाले से मेरी लड़ाई हो, क्योंकि और उसकी बड़ी मिसाल ये है कि हम पाकिस्तान में बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हमारे जो सिख दोस्त हैं हम उनके साथ ये मजहब को बीच में नहीं लेकर आते, हिंदूस के सामने नहीं लेकर आते, हम ईसाई दोस्तों के सामने हम नहीं लेकर आते। तो आखिर क्या वजह है कि हम आपस में जो हमारे मसलक है उसमें हम क्यों जकड़े हुए हैं? क्योंकि हमें उसमें उलझाया जा रहा है। तो हमें काफी गौर और फिक्र की जरूरत है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।